हे एवरीवन, ये हमारे एमपी के इंट्रोडक्शन का 5वां पार्ट है और यह इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आखिरी पार्ट भी है। तो इसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और इसके बाद फिर हम एमपी के रीऑर्गेनाइजेशन से अगले लेसन्स को शुरू करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को हम आज वाइंड अप करते हैं। हम लास्ट पार्ट में लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वगैरह जो है एमपी में वो देख रहे थे। जैसे हम डिवीज़न देख चुके थे, जबलपुर है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है चंबल, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट है निवाड़ी। पॉपुलेशन में देखें तो डिवीज़न इंदौर सबसे लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट है शहडोल। डिस्ट्रिक्ट में देखें तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंदौर और स्मॉलेस्ट है निवाड़ी। इसी तरह फॉरेस्ट सर्कल सबसे बड़ा है खंडवा और सबसे छोटा है होशंगाबाद। नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा किसली सबसे बड़ा और मंडला बालाघाट एरिया में ये पाया जाता है और ये मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क भी है। स्मॉलेस्ट की बात करें तो कौशल नेशनल पार्क जो शाहपुर डिंडोरी में पाया जाता है। डैम की बात करें तो इंदिरा सागर डैम है जो पुनासा डैम के नाम से भी फेमस है। और पीक की बात करें तो हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ जो 1350 मीटर की हाइट है और सतपुड़ा श्रेणी में धूप पाया जाता है। डीपेस्ट वैली की बात करें तो ये है नर्मदा वैली और हम जानते हैं कि नर्मदा वैली सबसे डीप या सबसे गहराई वाला जो पार्ट है मध्य प्रदेश का वह नर्मदा वैली है। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो सबसे लंबी जो नदी मध्य प्रदेश में बहती है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। लॉन्गेस्ट ब्रिज की बात करें तो सिंध रिवर का ब्रिज, सिंध नदी के ऊपर ब्रिज है जिसको जो लगभग 2500 मीटर लंबा है और NH27 यहाँ से गुजरता है। इसकी लोकेशन है शिवपुरी में। रेनफॉल की बात करें तो पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है और पचमढ़ी महादेव हिल्स में स्थापित है। यहाँ रेनफॉल लगभग 199 सेंटीमीटर दर्ज किया गया है और भिंड जिला जहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होता है जो कि मात्र 55 सेंटीमीटर है। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसकी सीट्स हैं वो है जबलपुर में जो कि 9 है मैक्सिमम, और मिनिमम देखें तो यहाँ पे है उमरिया, अनूपपुर, हरदा, अशोकनगर और डिंडोरी जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 सीट्स हैं। तो हमें ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा सीट्स जबलपुर में हैं और सबसे कम सीट्स उमरिया, अनूपपुर, हरदा, अशोकनगर और डिंडोरी में हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला जबलपुर है और सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है। सेक्स रेशियो लिंग अनुपात की बात करें मतलब हर 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या तो बालाघाट जो 1000 से ज़्यादा है लगभग 1021 और भिंड जो सबसे कम है। बालाघाट में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है और भिंड में सबसे कम लिंग अनुपात है। टेम्परेचर की बात करें तो गंज वासौदा विदिशा जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर नापा जाता है और अभी तक जो हम जानते हैं कि ऑफिशियली यही माना जाता है। और भी कई दूसरे प्लेसेस हैं जहाँ पे टेम्परेचर गंज वासौदा के बाद ज़्यादा नापा गया है। गंज वासौदा पाया जाता है विदिशा में। शिवपुरी में सबसे कम टेम्परेचर मापा जाता है। इरिगेशन मतलब सिंचाई की बात करें तो ग्वालियर जो क्षेत्र है, ग्वालियर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंचाई व्यवस्था अवेलेबल है और डिंडोरी में सबसे कम सिंचाई की जाती है। मतलब आप जो फसल उगाते हैं कितनी फसल सिंचाई आधारित भूमि से उगाई जाती है और कितनी फसल असिंचित भूमि मतलब जो खेती के लिए उपयोग की जाती है लेकिन सिंचाई की कोई व्यवस्थित खास व्यवस्था नहीं की जाती तो उसके आधार पर उगाई जाती है। हम सोशियो इकोनॉमिक डाटा की बात करें तो एमपी और इंडिया को अगर हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि जोग्राफिकल एरिया है जो इंडिया का एमपी का वो है 308,252 किलोमीटर मतलब 3,08,252 किलोमीटर और वहीं इंडिया का है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में 72.6 मिलियन पॉपुलेशन मतलब इतनी जनसंख्या रहती है 72.6 मिलियन। वहीं हम इंडिया की बात करें तो 1.2 बिलियन 102 करोड़ की आबादी रहती है। हम देखें कि पॉपुलेशन डेंसिटी तो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी से कम है। जनघनत्व का मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनघनत्व कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में 236 लोग रहते हैं, वहीं इंडिया में मतलब भारत में 386 लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश में जनघनत्व इंडिया की तुलना में कुछ कम है। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें मतलब दशकीय जनसंख्या वृद्धि को देखें तो मध्य प्रदेश में 20.3% जनसंख्या वृद्धि हुई है 10 साल के दौरान। मतलब ये 2011 का डाटा है तो 2001 से 2011 के दौरान मध्य प्रदेश की जनसंख्या में 20.3% की वृद्धि देखी गई है। वहीं हम इंडिया की बात करें तो 17.7% जनसंख्या वृद्धि हुई है।
सेक्स रेशियो लिंगानुपात की बात करें तो मध्य प्रदेश का सभी जिलों को जोड़कर 931 सेक्स रेशियो होता है, मतलब हर 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। वहीं इंडिया के लेवल पर बात करें तो हर 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं पाई जाती हैं। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, मतलब शहरी जनसंख्या की बात करें तो 27.63% लोग शहरों में रहते हैं। वहीं हम इंडिया में बात करें तो 31% लोग शहरों में रहते हैं। मतलब मध्य प्रदेश में रूरल पॉपुलेशन मतलब ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है भारत की तुलना में। रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश का 72.37% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। वहीं इंडिया में अगर हम भारत के स्तर पर देखें तो 68% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। एससी पॉपुलेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट 15.6% लोग शेड्यूल्ड कास्ट के मध्य प्रदेश में रहते हैं। मतलब मध्य प्रदेश की जितनी भी पॉपुलेशन है 72.6 मिलियन पॉपुलेशन में 15.6% लोग शेड्यूल्ड कास्ट के हैं। वहीं अगर हम इंडिया के स्तर पर बात करें तो 1.2 बिलियन पॉपुलेशन में 16.6% लोग शेड्यूल्ड कास्ट के हैं। शेड्यूल्ड ट्राइबल जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश ट्राइबल पॉपुलेशन में पूरे भारत में स्टेट्स में अग्रणीय हैं और 21.1% लोग मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। मतलब मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन के 21% लोग शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। लगभग 1/5 भाग मध्य प्रदेश का शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन से भरा हुआ है। वहीं हम देखें तो इंडिया की जनसंख्या में मात्र 8.6% लोग शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं। वर्क पार्टिसिपेशन रेट की बात करें, वर्क पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है कि जितने लोग आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होकर किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं उनका वर्क पार्टिसिपेशन रेट कहलाता है। तो मध्य प्रदेश के 43.5% लोग वर्क पार्टिसिपेशन मतलब किसी न किसी प्रकार के काम में जुटे हुए हैं, किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि में संलग्न हैं। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 43.5% व्यक्ति जनसंख्या आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है, मतलब काम कर रही है। वहीं हम इंडिया की बात करें तो 39.8% लोग मतलब 40 से कुछ कम प्रतिशत लोग इंडिया के ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन में से वर्क पार्टिसिपेशन देते हैं, मतलब आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं जिससे किसी प्रकार का राष्ट्र का आर्थिक लाभ हो या वो अपने लिए किसी प्रकार का आर्थिक अर्जन कर सकें। नॉन वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में 56.52% लोग किसी भी प्रकार का काम नहीं करते, मतलब ऐसा काम जो आर्थिक लाभ से जुड़ा हुआ हो या किसी प्रकार की आर्थिक उत्पत्ति करता हो। वहीं इंडिया की बात करें तो लगभग 60.2% लोग किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि से जुड़े हुए नहीं हैं, मतलब उनको नॉन वर्किंग पॉपुलेशन हम कहते हैं। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें, मध्य प्रदेश और इंडिया को हम कंपेयर करेंगे। सोन एरिया पर हेड मतलब प्रति व्यक्ति जो बुवाई के लिए ज़मीन है, जो खेती है, वो देखें कि प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश में कितनी खेती होती है तो वह है 0.31%। और इंडिया की बात करें तो 0.16%। मतलब हम देखें कि इंडिया की तुलना में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति बोई गई खेती का जो भूभाग है वो हेक्टेयर में देख रहे हैं हम, तो 0.31 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति के पास खेती हम डिवाइड कर सकते हैं। वहीं हम इंडिया की बात करें तो प्रति व्यक्ति जो सोन एरिया है मतलब बुवाई के लिए उपयोग किया गया हेक्टेयर में जो भूभाग है वो 0.16 हेक्टेयर है। एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन की बात करें तो हम ये परसेंट में देखेंगे। हम आपको पहले समझा दें कि एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या है। माना कि हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो अगर हम 1 एकड़ ज़मीन को पूरे साल के दौरान सिर्फ एक बार बुवाई के लिए या खेती के लिए उपयोग करते हैं तो वो 100% एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन होगा। लेकिन अगर हम उसी भूमि को एक से ज़्यादा बार जोतते हैं या उस पर एक से ज़्यादा बार खेती करते हैं साल के दौरान तो उसको हम 150% मान सकते हैं। तो इंडिया की टोटल मतलब अवेलेबल लैंड मतलब मौजूदा ज़मीन जो खेती के लिए मौजूद है और उसकी तुलना में कितनी ज़मीन पर साल भर के दौरान खेती हुई है, तो यहाँ हम पाएंगे कि लगभग 155 गुना ज़मीन पर खेती हुई है, मतलब एक से ज़्यादा बार फसल उगाई गई है एक ही ज़मीन पर। तो मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन 155% है, जबकि इंडिया का एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन 139% है। नेट इरीगेटेड एरिया जो कि हमने जो नेट्स इरीगेटेड सोन एरिया जिसको हमने जो खेती जिसका इरिगेशन हुआ है, जिसकी सिंचाई हुई है, तो वो है 60.9%। मतलब मध्य प्रदेश की जितनी भी खेती के लिए ज़मीन उपयोग में ली गई है उसमें से 60.9% ज़मीन को सींच कर उपयोग किया गया है। जबकि इंडिया की बात करें तो 46.36% ज़मीन पर सिंचाई हुई है या सिंचाई होती है या सिंचित एरिया है।
वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं कुछ, तो हम देखेंगे कि बर्थ रेट पर 1000 पर हज़ार जन्मों में मध्य प्रदेश में 24.8 लोग जन्म लेते हैं और इंडिया में 20.2%। मतलब बर्थ रेट पर हज़ार लोगों से इतने लोगों की जन्म, मतलब इतना बर्थ रेट हमारा आता है। मोर्टेलिटी रेट देखें तो पर हज़ार में 6.8% मोर्टेलिटी, पर हज़ार व्यक्तियों में 6.8% मोर्टेलिटी मध्य प्रदेश में दर्ज की जाती है और 6.3% मोर्टेलिटी पूरे इंडिया में। मतलब कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था या किसी न किसी प्रकार से, चाहे पर्यावरण हो, चाहे साफ सफाई हो, हम थोड़ा सा स्वास्थ्य में पीछे हैं या व्यवस्थाओं में पीछे हैं कि हमारे यहाँ जो मृत्यु दर है पर 1,000 व्यक्तियों में, वो पूरे इंडिया से भी पीछे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें, जो भी पर हज़ार मतलब जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से पर हज़ार मतलब हर हज़ार बच्चों में से कितने बच्चों की मौत होती है, तो मध्य प्रदेश में 47 बच्चे, अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 47 बच्चों की जन्म लेने के बाद, जीवित रहने के बाद कुछ समय के पश्चात मौत हो जाती है। वहीं हम इंडिया की बात करें तो लगभग 33 बच्चे पर हज़ार बच्चों में जन्म के बाद उनकी मौत हो जाती है। टोटल वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो 55% हैं और मध्य प्रदेश में 31.2% हैं। एग्रीकल्चर लेबर मतलब फार्मर एक्टिविटीज़ में जितने भी लोग लगे हुए हैं मध्य प्रदेश के फार्मिंग एक्टिविटीज़ में 31.2% लोग लगे हुए हैं, जबकि इंडिया में 55% लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। अब एग्रीकल्चर लेबर की बात करें तो पूरे इंडिया में 26.55% लोग एग्रीकल्चर लेबर हैं, जबकि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 38.60% लोग एग्रीकल्चर लेबर मतलब किसी और की खेत पर जाकर काम करते हैं, जैसे कि कटाई बुवाई का कार्य हुआ। वर्किंग वुमेंस की बात करें, जो महिलाएं किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि में संलग्न हैं, तो हम उनकी बात करें तो ये 25.05% महिलाएं किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि में इंडिया में संलग्न हैं, जबकि मध्य प्रदेश में देखें तो 32.6% महिलाएं इन गतिविधियों में संलग्न हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश में जो निजी स्वामित्व वाले फार्मर हैं उनकी संख्या पूरे इंडिया से कम है, और जबकि अगर हम देखें कि जो लोग खेतों पर, किसी दूसरों के खेतों पर एग्रीकल्चर वर्क में मतलब कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं, उनकी संख्या मध्य प्रदेश में बाकी भारत से ज़्यादा है। वर्किंग वुमेन की बात करें तो इसी वजह से कि एग्रीकल्चर लेबर्स में वुमेन्स भी इंक्लूडेड हैं, मतलब जो आप देखते हैं कि कभी कटाई होती है तो काफ़ी महिलाएं खेतों पर कटाई करने जाती हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश में जो वर्किंग वुमेन पॉपुलेशन है वो 32.6% है। तो हम इसको बहुत ज़्यादा किफ़ायती नहीं मान सकते कि बहुत ज़्यादा अर्निंग सोर्स वाला कुछ डाटा है ये, क्योंकि उनका काम उनको बहुत ज़्यादा अर्निंग प्रोवाइड नहीं करता। लिटरेसी रेट की बात करते हैं हम कि साक्षरता दर मध्य प्रदेश में और इंडिया में किस तरह से है, तो मध्य प्रदेश की टोटल लिटरेसी है 69.3% और इंडिया की लिटरेसी की बात करें तो यह है 73.00%। मेल पॉपुलेशन जो इंडिया का पुरुष है वो कितना लिटरेट है, वो है 80.9%। अगर हम एमपी की बात करें तो जो है 78.7%, मतलब लगभग हम 1.3% से 2.1% तक इंडिया से लिटरेसी रेट में मेल्स पीछे हैं। फीमेल की बात करें तो मध्य प्रदेश में 59.20 मतलब 59.2% महिलाएं शिक्षित हैं। वहीं हम इंडिया की बात करें तो लगभग 64.6% मतलब 64.5% महिलाएं शिक्षित हैं। रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो मात्र 63.9% रूरल मतलब ग्रामीण जनसंख्या शिक्षित है, और इंडिया की बात करें तो 67.8% जो भारत की जनसंख्या जो ग्रामों में निवास करती है वो शिक्षित है। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 82.8% अर्बन पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में शिक्षित है। वहीं इंडिया की बात करें तो यहाँ भी लगभग 2% के आसपास का आंकड़ा है, जो हमसे ज़्यादा है, वो है 84.1% भारत में लोग शिक्षित हैं। इस प्रकार से हमने एक कंपैरिजन देखा कि मध्य प्रदेश और भारत की तुलना में हम कहाँ अपने आप को पाते हैं। हमने देखा कि महिलाएं मध्य प्रदेश में ज़्यादा आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं, लेकिन उनकी आर्थिक गतिविधियां उन्हें बहुत मोटी रकम या बहुत अच्छा इकोनॉमिक आउटपुट नहीं देती, तो हम उसको किसी प्रकार की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या आर्थिक संपन्नता की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF of all these lectures, then please go to our टेलीग्राम चैनल फॉर फर्दर डाउनलोड्स एंड अपडेट्स। थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर लाने का कोशिश करें कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन पा सकें। थैंक यू सो मच।